एक न्यूज में हूँ आपके साथ, आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। आज हम मौजूद हैं कुलदीप चौरसिया जी के निवास स्थान पर। कुलदीप चौरसिया जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। कहते हैं आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी में कोई अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता तो समाज के लिए क्या टाइम निकालेगा। लेकिन कुलदीप चौरसिया से मिलने के बाद एक प्रेरणा स्रोत ये चीज मिलती है कि आज के समय में जहां लोग अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे, कुलदीप चौरसिया ने कोरोना काल के अंतर्गत वैक्सीन सेंटर पे अपने 8-9 महीने समय दिए हैं। तो उनका पहली बात स्वागत करते हैं अपने चैनल में, हमारे विवेक चैनल में। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और सबसे पहले मैं आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के बारे में ये सोचा कि मतलब मेरी बात को आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुलदीप जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, आपके बारे में जानकर। जिस तरह से आपने कोरोना काल के बाद वैक्सीन कैंप चल रहे थे और वैक्सीन सेंटर बने हुए थे, जो आपने काम किए वाकई में वो प्रेरणा के स्रोत हैं और हर आदमी उसको सराहनीय कार्य ही समझता है और आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो मैं ये आपका अनुभव आज अपने चैनल के माध्यम से लोगों से शेयर करूंगा। तो कुलदीप जी, जब आप सेंटर पे काम करना स्टार्ट किया, सेंटर पे जा रहे थे, तो क्या आपके अंदर क्या दिमाग में चल रहा था ऐसा कुछ? भैया सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और अभी मेरे पास सेक्टर संयोजक का दायित्व है। तो जैसा कि भैया हम लोगों के प्रशिक्षण वर्ग भी होते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, तो वहाँ पे हमें सेवा भाव के बारे में ही बताया जाता है। और आज तक जो भी हमने देखा है कि हमारे नेताओं ने, हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने जहाँ तक मतलब उनसे हो सका उन्होंने उतनी ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा करी। तो यही देख के मैंने देखा, जब महामारी एकदम चरम सीमा पर थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी यही चीज़ लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि आप लोग मतलब जिस तरीके से हो सके जनता की मदद करिए। तो वही चीज़ मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए, क्योंकि देखिए मेरे पास तो वैसा कुछ था नहीं। तो मुझे लगा यार कि अगर लोगों की मदद होगी और मैं वहाँ जाके कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पानी पिलाना, या बड़े बूढ़े उस टाइम पे आपको पता है कि 45 साल से ऊपर वालों की वैक्सीन लग रही थी, उससे कम का तो उस टाइम चालू नहीं हुआ था। तो वो लोग बेचारे धूप में खड़े होना, बहुत दिक्कतें होती थी उनको। तो मैं वहाँ पे एक दिन गया भैया, पहले बार तो मैं गया था तो मतलब 20-21 तारीख से वहाँ लगना चालू हुआ था। मैं पहली बार जब वहाँ गया, मैंने देखा लोगों को, तो उस दिन तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया यार नहीं यार, जब ऐसा कहते हैं तो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने वहाँ पे भैया लगभग 26-27 मार्च से जाना शुरू किया था। और वहाँ गया तो लोगों को लाइन में लगाना, लेकिन अब आपको पता है कि बड़े बूढ़े हैं तो उनको थकान हो जाती थी खड़े खड़े। तो उन लोगों की आईडी लेना, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन करवा देना, मतलब जिस तरीके से मेरे से मदद होती थी। और फिर धीरे धीरे जाते हुए मैंने रजिस्ट्रेशन करना भी सीख लिया, रजिस्ट्रेशन करना सीख लिया। फिर उसके बाद लोगों को रजिस्ट्रेशन करता, उसके बाद लाइन लगवाता, ये सारे काम मैं करता रहता था। नहीं कुलदीप जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया 26 मार्च से मैं वैक्सीन सेंटरों पर जाना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पर समय देने लगा था। तो आप कितना समय देते, दिन का आप कितना समय देते थे वहाँ पे? भैया जब मैं वहाँ जाता था ना, मेरे को बहुत मज़ा आता था, मतलब अच्छा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। मतलब मेरे को लोगों की मदद करने में ना, मेरे को अंदर से मतलब किसी ने मेरे को ऐसा कहा नहीं कि आप वहाँ जाओ या मत जाओ, ऐसा कुछ कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन मेरे को अंदर से मतलब मज़ा आता था कि मैं इसलिए चला जाता था। और वहाँ जाके मैं सुबह मान के चलिए 9:30-10 बजे तक मैं पहुँच जाता था, और शाम को फिर वही 4 बजे 4:30 बजे पूरा मतलब दिन। हाँ, जब तक वैक्सीन जब तक हुआ करता था। लेकिन कुलदीप जी, इस दौर में, इस समय अंतराल में आपको कोई सरकारी योजना का कोई फायदा या किसी नेता के थ्रू आपको पर्सनल फंड, क्योंकि आपकी पूरी ड्यूटी हो गई मेरे हिसाब से, क्योंकि जो वर्क टाइम होता है वो 9 बजे से या 10 बजे से शाम के इवनिंग के 5 बजे या 4 बजे तक होता है। तो आपने मार्च से लगभग मेरे हिसाब से तो एक ड्यूटी की, उसके एवरेज में आपको कुछ मिला सरकार की तरफ से या मान लो किसी संस्था की तरफ से या नेताओं के थ्रू, ऐसा कुछ? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं था, और ना मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि यार मुझे कोई आके कुछ दे या कोई फायदा दे, मतलब मेरे दिमाग में ये भी कुछ नहीं था। बस मेरा अंदर से मतलब मन हुआ कि यार लोगों का मतलब कुछ ना कुछ कहीं से मदद जो मेरे से हो सके वो मैं करूँगा, और उसी को देख के मैं जाता था। जैसे कुलदीप जी मेरे सामने बात आई, कुलदीप एक ऐसा व्यक्ति है, कोरोना काल में वैक्सीन सेंटरों पे जाकर आप तो एक रजिस्ट्रेशन का जो कारोबार आपने संभाला, और सुनने में भी आया है या पता चला लोगों से
कि आपने कैंप में काम करने के साथ साथ कई जगह आपने कैंप भी लगवाए, वहाँ पर जो स्टाफ आता था, एम्प्लॉय जो भी आता था, उनके खाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इस कार्य को भी आपने बखूबी से निभाया, मुझे जो जानकारी मिली है। तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे ये भी काम करना चाहिए, कैंप भी लगाना पड़ेगा? भैया जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं ना एक मोबाइल की छोटी सी दुकान चलाता था, और उसमें मतलब कंप्यूटर वगैरह पे रोज का कुछ ना काम करना, तो मेरे को मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कंप्यूटर वगैरह चलाने का अच्छा खासा। तो लेकिन वहाँ के जो थोड़े स्टाफ थे ना, उन लोगों ने शायद इस तरह का काम कभी किया नहीं था। वो लोग टीकाकरण वगैरह तो करते थे, लेकिन कंप्यूटर पे काम वाम करना ये नहीं करते थे। तो मैं जो है उनसे तेज स्पीड में रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेता था। तो ये सारी चीज़ें करनी शुरू करी, और जितना मतलब जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैं करता रहता था। और रही कैंप की बात, तो भैया देखिए डिस्पेंसरी जो है हमारे खोड़ा गांव में पड़ती है, वार्ड नंबर 17 में। तो वहाँ की जानकारी लगभग सबको नहीं होती थी, और बहुत से आपको पता है यहाँ पे एक निचला निचला वर्ग ही रहता है ज़्यादातर, और वो अपना ड्यूटी जाना, क्योंकि आपको पता है कितने साल हो गए थे, मतलब 1.5-2 साल हो गए थे, आदमी वैसे ही परेशान था लॉकडाउन वगैरह से, तो ड्यूटी की छुट्टी करना मुश्किल होता था लोगों के लिए। तो हमने यही सोचा क्यों ना यार कि इसको वार्डों में जो है कैंप भी लगाया जाए। अगर कैंप लगाएंगे तो मान के चलिए वहाँ से हमने खोड़ा इतने बड़ा एरिया है, अलग अलग जगह पे अगर हम कैंप लगाएंगे तो लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो वही हमने सोचा और हमने कैंप लगाए जी। जैसा कि आप आज के समय में देख रहे हैं कि कोई भी कोरोना वैक्सीन सेंटरों में इस समय भीड़ नहीं, लगभग खोड़ा नगर पालिका में बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र, और जिस हिसाब से कम समय में इन्होंने खोड़ा को कवर किया, या इनके साथ जो भी सरकारी एम्प्लॉयज हैं या जो भी एक सिस्टम था, उन्होंने बहुत अच्छा सुचारू रूप से काम किया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और इनसे ये जानना चाहता हूँ इनके सेवा भाव के पीछे कहीं इनका राजनीति मुद्दा तो नहीं था कि मैं इस सेवा करने के बाद हाईलाइट या फेमस हो जाऊंगा फिर मैं खुल के राजनीति करूंगा, ऐसा कुछ क्या है? जानना चाहते कुलदीप जी से। भैया मैंने अभी आपको पहले भी ये चीज़ बताया है कि मतलब इसके पीछे मुझे कोई फायदा मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने बस ये देखा है कि कैसे भी करके ही देखिए, इतनी घनी आबादी का क्षेत्र है ये, यहाँ पे लगभग अनुमानित 10 से 12 लाख लोग रहते हैं, और इतनी घनी आबादी में ऐसी महामारी अगर फैल जाए तो कैसा होगा, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा यार कि देखिए हर आदमी पैसा ऐसा तो कमाता ही है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी चलती है, पैसा कमाता है। तो वही मेरे दिमाग में आया यार कि ठीक है, कुछ दिन नहीं भी कमाएंगे तो चलेगा, 2 रोटी मिल जाएगी खाने को, ठीक है, लेकिन कम से कम हम काम तो ऐसा करेंगे ना कि जो कि लोगों को मतलब लगेगा कि हाँ यार इन्होंने कुछ किया। तो इसके पीछे भैया ऐसा कोई राजनीतिक मैटर या कोई अपना फायदा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आप कहीं से भी जानकारी सकते हो, कोई बता सकता है इसके बारे में। नहीं, जैसा ये बात सुनने को मिली क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप राजनीति में अपना एक मुकाम रखते हैं, तो सुनने को मिला, जानकारी मुझे थोड़ी सी मिली, तो मैं आपसे ये सवाल पूछा हूँ। और अगर आपका ऐसा कोई इरादा नहीं तो मैं कहूँगा कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। लेकिन इस समय 2022 का चुनाव निकट है, आप देख रहे हैं कि 2022 में चुनाव आ गए क्या, और आप बीजेपी से हैं, क्या लगता है बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार इस वर्ष बना पाएगी 2022 में? भैया जैसे भी आप लोगों ने अभी देखा था कोरोना काल में, आपने जहाँ भी देखा होगा कहीं भी कोई सेवा कार्य चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, वहाँ पे आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही दिखता था, और किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दिखता था। सब अपने घरों में थे, और उनसे किसी ने मना भी नहीं किया था आप सेवा मत करिए। भैया देखिए हमारे प्रशिक्षण वर्ग में या हमारे नेताओं ने जो हमें सिखाया है, उसी चीज़ को हम धरातल पे लेके आए कि हमें जो है जनता की सेवा करनी है, चाहे वो राशन बांटना हो, मतलब अपनी तरफ से नहीं बांट सकते लेकिन किसी का सहयोग लेके हम बांट सकते हैं, उसको घर घर पहुंचा सकते हैं। या कभी खाना, जैसे लोग यहाँ से भाग रहे थे तो उस टाइम पे हमने सोचा यार क्यों ना अगर लोग जा रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ खाने को अगर रास्ते मिलेगा या पानी मिलेगा, या किसी पे चप्पल नहीं है तो उसको चप्पल वगैरह मिलेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही कार्य किया, और इस कार्य को देखते हुए सबको पता है कि देखिए भैया भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी पार्टी नहीं है, और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जहां तक मेरा अनुमान है पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। कुलदीप जी, एक सवाल मेरा रह गया था जो बीच में मैं नहीं पूछ पाया, लेकिन फिर पूछ रहा हूँ कि आपके साथ वैक्सीन सेंटर में शायद आप अकेले ही नहीं थे, मेरी जो जानकारी में आपके साथ आपकी टीम थी, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे उन टीम में कौन कौन कार्यकर्ता थे और किस तरह से आपका उन्होंने सहयोग किया।
भैया जैसे मैंने जब जाना शुरू किया तो उस टाइम पे मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं जाने लग गया तो कुछ लोगों ने मुझे देखा, आस पड़ोस के लोगों ने भी, तो उन्होंने ही थोड़ा मतलब आपस में बताया कि जी वो तो कुलदीप जी वहाँ जाते हैं और आप जाओ, आपकी मदद करेंगे लगवाने में। तो इस तरीके से मेरे कुछ दोस्त थे, उनको भी पता चला, जैसे घनश्याम शर्मा जी हैं, सुमित नेगी जी हो गए, और मेरा एक छोटा भाई है सुमित वर्मा है, और दीपक बिष्ट जी हो गए। इस तरीके से नेगी गजेंद्र गजेंद्र नेगी जी, जो इस तरीके से कई कार्यकर्ता थे, उनको पता चला कि मतलब मैं वहाँ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम भी चले क्या। मैंने कहा भाई बिल्कुल चलो, सेवा कार्य है, सेवा कार्य में पूछने की तो कोई बात ही नहीं है कि आप चलो या मत चलो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 महीने बाद से मेरे बाद जाना शुरू कर दिया, और जिस तरीके से मैं कार्य करता था उस तरीके से वो भी मेरे साथ कार्य करने में लग गए। अच्छा, मेरे हिसाब यानी आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से मैं ये तय करना चाहता हूँ कि आपकी टीम के माध्यम या आपके माध्यम से आपने कोरोना काल में कितने लोगों का टीकाकरण कर दिया होगा? भैया जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, हमने देखिए वहाँ पे लगभग 6-7 महीने तो हमने खोड़ा गांव डिस्पेंसरी पे कार्य किया। उसके बाद फिर हमने कैंप लगाए, हमने पुश्ते की तरफ भी कैंप लगाए, जहाँ पे दुष्यंत भाई वगैरह ने कैंप लगाया था, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए मैं अपनी टीम के साथ जाता था। और उसके बाद हमने यहाँ एस एस इंटरनेशनल स्कूल देवेंद्र यादव जी के स्कूल में लगभग भाई साहब 28 से 29 कैंप लगाए। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को हमने वैक्सीनेशन करवाया हुआ जी। ये बहुत खुशी की बात है कि आपने 1.5 से 2 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरे चैनल के माध्यम से मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आज भी सरकार कह रही है कि अभी ये महामारी गई नहीं है, तो इसीलिए आप लोग सुरक्षित रहें, और जिनको अभी भी टीका नहीं लगाया है वो सबसे पहले टीका लगवाएं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा है 100 करोड़ हमने कुछ दिन पहले पार कर लिया है। तो इसीलिए मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा भैया, सब लोग अपना टीकाकरण करवाएं, और भीड़ भाड़ में कहीं भी जाएं तो मास्क का प्रयोग करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। बहुत अच्छा लगा मुझे कुलदीप जी से मिलके, क्योंकि इन्होंने अपना अपना बहुमूल्य समय, क्योंकि इनकी एज ज़्यादा नहीं होगी, 30 ईयर्स होगी, और उस टाइम पे लोग अपने परिवार के बारे में सोचते और इन्होंने अब समाज के बारे में सोचा। ये बहुत ज़्यादा प्रेरणा लायक बात है और मैं काफ़ी पसंद करता हूँ कुलदीप जी से। धन्यवाद।